हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों से बताया था कि क्लास 6 से लेके 10 तक के जो बच्चे मैथमेटिक्स में आप अपना बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 का तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट का क्लास अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट का क्लास जो है दोस्तों, इसमें बहुत कम क्वेश्चंस का हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चंस आपके वही होंगे जो नीडफुल होंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अदरवाइज हम लोग उस क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर अप नहीं करने जा रहे हैं। और जब हमने एक एक्सरसाइज या एक चैप्टर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके बीपीएससी टीआरई फेज 2 में पूछे जाएंगे, संभावित हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, सेक्शन वाइज देखेंगे दोस्तों। क्योंकि आपको मैंने बीपीएससी टीआरई फेज 1 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जा करके आप उन सारे वीडियोस को जरूर देखें। फिर आपको दोस्तों वहां से बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो ज्योमेट्री से पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हैं उसके भी आप अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सारे डेफिनेशंस एंगल तक के मैंने बताए थे। आज उससे आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आज का क्लास हमारा क्लास 7 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड को हमारा होगा, जिसमें आप कुछ कॉमन पॉइंट्स क्लास 6 से भी देखेंगे, 7, 8 ये सब भी इसमें इंट्रोड्यूस होंगे दोस्तों। तो ये कॉमन बैच है 6 to 10 के लिए, तो इसमें सारी चीजें आपको 6 से 10 तक के सारे क्लासेस आपको इसमें देखने हैं। क्योंकि आपको 6 से 10 तक में दोस्तों ये बीपीएससी ने किसी भी प्रकार का सिलेबस इस तरह से नहीं आपको डिजाइन किया है कि आपको 6 to 8 वाले में 9 to 10 के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। हो सकते हैं कुछ मॉडरेट या इजी क्वेश्चंस हों, लेकिन हम इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बीपीएससी अपने स्तर से किस तरह के क्वेश्चन सेट करती है। तो हम लोग इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए फिर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं आज के क्लास की तरफ। तो हमारा आज का जो क्लास है दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। ये जो चैप्टर है दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे सामने कुछ ऐसे बिंदु भी मिलेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे, जहां पे आप उसको इस चैप्टर से कोरिलेट करके नहीं देखेंगे। हमने जो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर उठाया है दोस्तों, इसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं, आप अगर इसको देखें तो इसमें हम लोग लाइंस के बारे में बात करेंगे, इसमें हम लोग लाइन एंगल्स के बारे में बात करेंगे, और इसी में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स दोनों को कम्युनिकेट करके एक साथ जोड़ करके देखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर बनेगा दोस्तों, वह 3 खंड में बनेगा और 3 खंड में हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। 3 खंड में हम लोग इसके कंडीशंस को देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और जो भी इसके नेचर हैं दोस्तों उससे हम लोग वाकिफ होंगे कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं दोस्तों ज्योमेट्री में, आप देखे हैं कि पॉइंट्स, लाइंस और एंगल्स ये बेसिक फंडामेंटल जो आपका पॉइंट्स है दोस्तों उससे ही बनते हैं। तो हम लोग इसीलिए पहले लाइंस, एंगल्स और फिर लाइंस एंड एंगल्स पे बेस्ड जो कुछ भी बनेंगे हम सब चीजों को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं एंगल्स के बारे में, फिर लाइंस के को भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें एंगल्स के बारे में दोस्तों, तो एंगल्स का हमने डेफिनेशन आपको प्रॉपर बता रखा है। आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो पिछला वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, जहां पे मैंने सारे एंगल्स के डेफिनेशंस, मींस एंगल्स के डेफिनेशन से पहले पॉइंट से लेकर के ज्योमेट्री क्या है वो सब कुछ मैंने वहां पे बताया है। आज मैं आप लोगों को अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो दोस्तों यहां पर टाइप्स ऑफ एंगल्स की मैं बात करने जा रहा हूं। यहां पर मैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ एंगल्स की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पे आपके सामने टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात जब मैं करता हूं दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने जो एंगल्स देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, वह सबसे पहले हम लोग एक एक पार्ट वाइज पार्ट हम लोग एंगल को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एंगल का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो आपको मैंने बताया कि 2 रे जिसके कॉमन एंड पॉइंट होते हैं दोस्तों, वो
एक इंक्लाइनेशन बनाता है जिसको हम लोग एंगल के रूप में बात करते हैं। ये दो रे है हमारा OA और OB, जो कि जिसका कॉमन एंड पॉइंट है दोनों का O। यहां से ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे के रूप में भी जाना जा सकता है। ये आपका मूवमेंट रे कर रहा है OB, और OA जो है दोस्तों ये फिक्स्ड रे है। इस दोनों रे को हम लोग आर्म के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये होता क्या है कि एंगल, जो जितने भी तरह के एंगल हम लोग देखेंगे उसमें किस किस चीजों पर हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। तो जनरली जो एंगल का जो कन्वेंशन है दोस्तों, कन्वेंशन का मतलब जो हमारा परंपरागत मानना है कि एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, और जिससे कि एंगल पॉजिटिव डिग्री के रूप में आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जब आप दोस्तों ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ निगेटिव एंगल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। आप जब ज्योमेट्री से बियॉन्ड जब आगे बढ़ते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही नेगेटिव एंगल्स की भी बात की जाती है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री में आपको ध्यान देना है कि एंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों वो 0 डिग्री से होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर जब मैं बताया कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कन्वेंशन है वो हमारा लिया गया है, माना गया है, और ये आपको भी मान करके ज्योमेट्री में चलना है। तो इस जगह पर जब हम बात करेंगे एंगल का, तो एंगल यहाँ पर जो हम लोग डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल को, तो दोस्तों देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एंगल आपका बनता है। जब हम पहले एंगल की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला एंगल हमने जो एंगल का डेफिनेशन बनाया है उसके अकॉर्डिंग 0 एंगल का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। और मैं एक ही डायग्राम में सारे एंगल को समझाने जा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से आप एंगल को समझने का प्रयास करेंगे। 0 एंगल, जब मैं 0 से आगे ऊपर बढ़ूंगा दोस्तों, तो हमारे सामने एक एक्यूट एंगल, क्यूट वाला एंगल जो है दोस्तों वो एक्यूट के रूप में आपको प्राप्त होंगे। तीसरा, आप जब एक्यूट से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो स्वीट वाला एंगल जो हम लोग राइट एंगल के नाम से जानते हैं उसको देखेंगे। जब हम लोग स्वीट और राइट एंगल से आगे जैसे ही बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे पास राइट एंगल से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये मिलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल हमें। अब जब हम ऑब्ट्यूज एंगल से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसके बाद हमारे सामने जो देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे आपको स्ट्रेट एंगल के रूप में दोस्तों। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, मुझे मालूम है कि जो भी यहाँ पे दोस्त हमारे वीडियो देख रहे हैं वो बीपीएससी TRE 2.0 की तैयारी के लिए देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। और ये मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं और बता रहा हूं कि आप एक कॉन्सेप्ट आप अपने ब्रेन में एक डायग्रामेटिक वे में छाप लें कि आपको इस कॉन्सेप्ट के अलावे कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो NCERT और SCERT है दोस्तों, उससे बीपीएससी थोड़ा भी बाहर जाकर के सवाल नहीं पूछती है। तो आपको कम से कम उन चीजों को ध्यान जरूर रखना होगा जो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेंगे दोस्तों। इसलिए हम लोग एक छोटे से छोटे पॉइंट जो 6 to 10 के बच्चों के लिए यूजफुल हैं, हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको छोटे से छोटे चीजों को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आप किसी चीज को छोटा ना आके, क्योंकि ये भी आपके लिए घातक हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। स्ट्रेट एंगल के बाद जब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने एक एंगल दिखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। और जब हम लोग रिफ्लेक्स एंगल से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एकदम कंप्लीट हमारा हो जाता है एंगल का रोटेशन, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे कि आपके बोर्ड पे ये एंगल के सारे पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं दोस्तों। ये आपके टाइप्स ऑफ एंगल जो हमने यहां पे आपको बताए। अब आप इसको डायग्रामेटिक वे में कैसे याद रख सकते हैं, हम आपको वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें 0 एंगल के बारे में बात करना है। तो दोस्तों मैंने बताया कि ऐसा एंगल का फॉर्मेशन होता ही कैसे है। तो इनिशियल पॉइंट जो है दोस्तों वो आपका यहां पर स्टार्टिंग बिंदु जो है वो यहां O है, और ये हमारा रे OA को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि OA एक रे है। इसी OA पर जब एक और दूसरा रे, हम अगर OB यहां पर अगर मैं बात करूं दूसरे रे की, तो एक रे और भी आप यहां पर दिखा सकते हैं
जो कि आपके कुछ इस प्रकार होंगे। मान लीजिए कि ये वाला ए, ये वाला रे है, ओबी रे है आपका। तो यहां पर जब आप ओबी और ओए दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो संपाती कहते हैं दोस्तों। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाना, एक दूसरे को कॉन्साइड करना। तो इस कंडीशन में इस एंगल का कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो दोनों रे का जो इंक्लाइनेशन है दोस्तों वो एकदम नहीं हो रहा है, जो कि एक कॉन्साइड पोजीशन पे आपको ये ओवरलैप पोजीशन में आपको दिख रहा है। तो यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, हम अगर कहें तो एंगल AOB आपका 0 डिग्री के बराबर यहां पे हो जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0 एंगल में किसी भी तरह का इंक्लाइनेशन इनिशियल रे और टर्मिनल रे में नहीं देखने के लिए मिलता है। जब हम इससे आगे बढ़ें तो हमारा दूसरा क्या मिलेगा एंगल दोस्तों, उसको भी ध्यान से देखेंगे। जब हम अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक्यूट एंगल दिखने के लिए मिलता है। और इस एक्यूट एंगल की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो एक्यूट एंगल में आपको ये इनिशियल रे आपको दिख रहा है OA, और अगर हम इस OA के बाद की बात करें दोस्तों, तो O से जनरेट होना है एंगल को, और O से जनरेट होगा तो दूसरा जो रे हमारा बनेगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ये थीटा डिग्री या जो भी आप माने, ये मान लीजिए कि थीटा एंगल बना रहा है, जो कि आपका दो रे यहां पर एक है एक है OA और दूसरा है OB। जो आप यहां पर देख रहे हैं इस AOB एंगल का जो मेजरमेंट है दोस्तों 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है दोस्तों। ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक्यूट एंगल के लिए आपको ध्यान रखना है, हिंदी में इस एक्यूट एंगल को हम लोग स्वीट एंगल, एक्यूट एंगल, क्यूट एंगल को हम लोग न्यून कोण के नाम से जानते हैं दोस्तों। न्यून कोण का मतलब, न्यून का मतलब ही होता है छोटा। यहां पे छोटा एंगल जो है वो कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 के बीच में। 0 नहीं होगा दोस्तों, ना ही 90 होगा, बल्कि 0 और 90 के बीच में आप यहां पे एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो न्यून कोण मतलब कि एक्यूट एंगल के रूप में आपको देखना होगा। ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये हमारा एक्यूट एंगल के बाद अगर हम इसके बारे में बात करें, इस एंगल को अगर हम इरेज कर दें दोस्तों, तो यहां से हम इसी एंगल को और भी हम रूप दे सकते हैं। अगर हम दें तो क्या दे सकते हैं दोस्तों, देखेंगे ये हमारा एक इनिशियल रे है दोस्तों, और अगर हम टर्मिनल रे की बात करें तो ये अभी हमने ये एंगल लिया ही है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्यूट से आगे, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से ये एंगल है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि ये आपका OA है और ये आपका OB है। ये दो रे है दोस्तों, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो राइट एंगल का मतलब ही होता है कि दो रे के बीच जब लंबवत आपका इंटरसेक्शन होता है, तो दो रे आप देख रहे हैं एक दूसरे पर इस प्रकार से खड़ा है, तो आप इसको 90 डिग्री मेजर करेंगे और यह मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में AOB का जो एंगल का मेजरमेंट होगा दोस्तों ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि राइट एंगल को डिफाइन करता है दोस्तों। स्पष्ट जान लीजिए कि ये राइट एंगल है। राइट एंगल के लिए 90 डिग्री का कोण बनना जरूरी होता है, जो कि आपको दो रे के बीच में देखने के लिए मिलेगा। जब हम राइट एंगल से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो उसके बाद हमारे सामने जो मिलेगा वो हमारे सामने है ऑब्ट्यूज एंगल के रूप में दोस्तों। अब मैं सारे जितने भी एंगल्स में बता रहा हूं दोस्तों, वो सारे एंगल को एक डायग्राम में भी मैं बताऊंगा कि आप एक डायग्राम में कैसे उसको याद रख सकते हैं। जब हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे दोस्तों, तो एक इनिशियल रे हमारे सामने OA के रूप में है। आप कहेंगे कि OA क्यों ही केवल लिए जा रहे हैं, आप OX ले लीजिए, AB ले लीजिए, CD ले लीजिए, कुछ भी आप रे को केवल दिखाइए। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं और यहां पर जब हम बात करते हैं कि ये एक रे इस प्रकार से जाती है जो कि राइट एंगल से थोड़ा सा बड़ा होता है,
जब ये एंगल आप जैसे ही राइट एंगल से आगे बढ़े, मतलब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया दोस्तों, और ये लेस देन 180 डिग्री होगा। मतलब 180 डिग्री के लिए मैं बताऊंगा कि स्ट्रेट एंगल किस तरह से होता है। स्ट्रेट एंगल में हम लोग कैसे देखेंगे, उसके पहले हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल की बात अगर कर रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल में जो हमारा एंगल का मेजरमेंट है दोस्तों, वो एंगल का मेजरमेंट एंगल AOB जो हमारा बन रहा है वह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा बनेगा दोस्तों। इसको अगर हम लोग बात करें कि ऑब्ट्यूज एंगल को कैसे याद रखें, तो राइट एंगल के तुरंत बाद जो एंगल बनेगा दोस्तों, राइट एंगल से बड़ा एंगल के रूप में ऑब्ट्यूज एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जब हम ऑब्ट्यूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो तुरंत बाद हमारे सामने एक एंगल और भी निकल करके आता है, जो कि आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर बनेगा दोस्तों। अगर हम यहां पर बात करें इस एंगल की, तो ये एंगल आपका देखने को मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये एंगल आपका बन रहा है दोस्तों। ये सारे जो एंगल बन रहे हैं आप देख रहे होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एंगल को दिखा रखा है। अब यहां पर अगर आप देखें इसका मेजरमेंट दोस्तों, यहां पर थीटा डिग्री की अगर हम बात करें कि कितना ये बन रहा है, एंगल AOB यहां पर जो बन रहा है दोस्तों, वो 180 डिग्री का मेजरमेंट का बन रहा है। स्ट्रेट एंगल में आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री मेजरमेंट का होता है। स्ट्रेट एंगल का आपको यही ध्यान रखना है कि मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। अगर हम इन सारे एंगल्स को अगर लैंग्वेज में डिफाइन करते दोस्तों, तो बहुत ही सटीक लैंग्वेज आप एक साथ सिंपल आप सब में इंक्लूड कर लीजिएगा कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज। अब जैसे स्ट्रेट एंगल की ही हम अगर बात करें डेफिनेशन की, तो हम यहां पर डेफिनेशन अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री is called स्ट्रेट एंगल। बहुत ही सिंपल सा बात था। स्ट्रेट एंगल के लिए अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसका एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि आप किसी भी एंगल को आप फिट करना है, डेफिनेशन फिट करना है, तो देखिए एक सेकंड में आप सारे एंगल को डिफाइन कर लीजिएगा। एक बात केवल याद रखना है कि ये जो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज जो है, ये सब में कॉमन है, इसको आप नहीं भूलेंगे। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज तक आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। अब ये 180 डिग्री तब बोलेंगे जब स्ट्रेट एंगल को डिफाइन करेंगे, और 180 डिग्री बोल रहे हैं तो फिर इज कॉल्ड आपका कॉमन है सब में, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है तब। अब मान लीजिए कि हमने जीरो एंगल बोला था, तो हम यहां पर यह भी कह सकते थे कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री is called acute angle. An angle whose measurement is equal to 90 degree is called आपका right angle, और an angle whose measurement is greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. An angle whose measurement is greater than is equal to 180 degree is called straight angle. अब जब हम बात करेंगे फिर रिफ्लेक्स एंगल की या फिर कंप्लीट एंगल की, तो वहां पर भी हम सीधा सीधा बात करेंगे कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और जब हम बात करेंगे कंप्लीट एंगल की, तो वहां पर सीधा सीधा बात करेंगे कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन एन एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो ये सारे एंगल का डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, सीधा सीधा एक बात आपको दिमाग में रख लेना है कि ऐसा एंगल जिसका आपका मेजरमेंट इतना हो उतना हो, ये जो आप एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं उसके मेजरमेंट को ध्यान रखना है, बस आप वहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है याद रखना, केवल आपको एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को एडजस्ट करना है, रखना है दिमाग में। अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, अभी हमने स्ट्रेट एंगल की बात की, अब अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल आप देखेंगे कैसा होता है। अब अगर रिफ्लेक्स एंगल की हम बात करें तो मैंने बताया कि ये हमारा एक इनिशियल
रे है दोस्तों OA। अब इस इनिशियल रे का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस इनिशियल रे में टर्मिनल रे जो हमारा यहां पर है वो हम लोग यहां पर लेते हैं। ये अगर टर्मिनल रे कुछ इस प्रकार से आ रहा है दोस्तों, ये OB है, तो आप देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका जो मेजरमेंट है दोस्तों 180 डिग्री से काफी बढ़ गया है, जो कि यहां पर इस एंगल को मैंने केवल दिखाने के लिए आपको ड्रॉ कर दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये वाला, ये हमारा थीटा डिग्री जो कि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स एंगल ये 360 डिग्री फिर से ओवरलैप करने वाला है, वहां तक से पहले ही आपको ये एंगल दिखेगा। ये जो मैं मेजरमेंट दिखा रहा हूं, गैप दिखा रहा हूं, वो आपको नहीं कैलकुलेट करना है। ये एंगल आप जो देख रहे थे वो एंगल आपका यहां पर नहीं मेजरमेंट किया जाएगा, बल्कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो ये एंगल का फॉर्मेशन आप जो कर रहे हैं इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जैसे कि अगर 260 डिग्री आपसे पूछे कि कौन सा एंगल है, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा क्या आएगा, ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात थी। अगर अब कंप्लीट एंगल की बात करें दोस्तों, तो ये कंप्लीट एंगल 1 कंप्लीट रोटेशन से बनेगा। जब ये लाइन, जब ये रे हमारा OA और जो रे यहां से OB निकला था वो फिर से जाकर के ओवरलैप कर जाए दोस्तों, यहां पर मूवमेंट होने के बाद, तो फिर ये जो एंगल बन रहा है दोस्तों ये 360 डिग्री बनेगा। जब हम एंगल AOB का मेजरमेंट हम कहें कि 1 कंप्लीट रोटेशन करने के बाद ये हमारा बनता है 360 डिग्री का मेजरमेंट, जो कि ये क्या कहलाता है दोस्तों, आपका कंप्लीट एंगल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। ये एंगल हमने देखा ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट हम लोग जानना चाह रहे थे, जिसका मेजरमेंट हम लोग जान करके उसको डिफाइन कर सकते थे दोस्तों। अगर हम बात करें अब सीधा सीधा सिंपल ट्रिक की बात करें, वो सिंपल ट्रिक आपके सामने मैं अब रखने जा रहा हूं। अगर आप उस सिंपल ट्रिक को समझना चाहते हैं तो ध्यान से मेरे द्वारा बनाए गए डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सारे एंगल आप समझ गए हैं और आपको याद भी रह सकता है दोस्तों। वो क्या है वो आप यहां पर गौर से देखेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर ये एंगल है, ये एक लाइन है या ये एक रे है, अब कुछ भी इसको मान लीजिए, यहां पे हम लोग रे मानते हैं, ये रे है आपका OA। अब आपको मैं 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के सारे एंगल्स का मूवमेंट कराता हूं दोस्तों। यहां पर OB जो है वो इसी पर ओवरलैप है दोस्तों, तो अभी ये 0 डिग्री बना हुआ है। अब जैसे ही यहां से उठा ये हमारा OB, ये आपका एक एंगल बन गया दोस्तों थीटा डिग्री। फिर दूसरा एंगल यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये दूसरा एंगल दोस्तों। फिर तीसरा एंगल की अगर हम बात करें दोस्तों, फिर चौथे एंगल की अगर हम बात करें दोस्तों, फिर पांचवें एंगल की अगर हम बात करें दोस्तों, और आपका एक एंगल जो, 2 एंगल जो ओवरलैप कर रहा है उसकी भी बात करेंगे। डायग्राम से आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ये थीटा डिग्री, थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, ये थीटा 4 है। आप थीटा कहां से कहां देख रहे हैं, ये थीटा 1 ये देख रहे हैं, थीटा 2 ये देख रहे हैं, थीटा 3 ये आप यहां से देख रहे हैं, थीटा 4 आप यहां से देख रहे हैं, थीटा 5 आप यहां से देखेंगे, ये आपका थीटा 5 है। तो जब आप ये सारे एंगल का मेजरमेंट आप देखेंगे दोस्तों, तो थीटा 1 जो है हमारा वो मेजरमेंट रखेगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से दोस्तों छोटा। तो ये एंगल किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपका फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपका फॉर्मेशन कर रहा है एक्यूट एंगल का। फिर 90 से बराबर आप देखेंगे, जैसे 90 ये 90 के पास पहुंचा तो थीटा 2 आपको मिलेगा,
जो 90 डिग्री के बराबर। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ही 90 से बड़ा देखेंगे दोस्तों तो θ3 आपको दिखेगा, जो 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। यहां पर जब ये देखेंगे θ3 तो दोस्तों ये वाला θ3 एंगल है, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये एंगल आपको पता है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब जैसे ही 180 के बराबर आप जाएंगे तो θ4 आपको 180 दिखेगा दोस्तों, स्ट्रेट एंगल के नाम से जाना जाएगा, जो कि कुछ आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको रिफ्लेक्स एंगल जो कि आपका θ5 के रूप में आपको दिखेगा, 180 से बड़ा और आपको 360 से छोटा। और आपको लास्ट एंगल जो आपका दिखेगा दोस्तों, ये 1 कंप्लीट रोटेशन, जो कि कंप्लीट एंगल के नाम से जाना जाएगा, ये आपका 360 डिग्री के मेजरमेंट के बराबर होगा। तो दोस्तों एंगल का ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों, आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब कुछ और एंगल्स की हम बात करेंगे, क्योंकि मैं केवल आज एंगल की बात कर रहा हूं तो एंगल की ही बात मैं करने जा रहा हूं। कुछ बच्चों के मन में ये भी होगा कि ऐसा तो नहीं है कि और भी एंगल नहीं होता है, जरूर होता है। मैंने यहां पर केवल अभी एंगल के मेजरमेंट के बेसिस पे आपको मैंने बताया है। जब मैं एंगल को और लाइन को कंबाइन करके एंगल की बात करूंगा तो आप वहां पर फिर से कुछ एंगल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल मैं यहां पे अभी केवल एंगल की बात कर रहा हूं, उस संदर्भ में 2 एंगल आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोस्तों, और एक आपका सप्लीमेंट्री एंगल है दोस्तों। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, और जब हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल सा बात है ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पर अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है द सम ऑफ 2 एंगल्स is 90 degree, then the angles are said to be complementary angle. Then the angles are said to be complementary angles. The sum of 2 angles is 90 degree. 2 एंगल का सम जब 90 डिग्री हो तो उसमें दोनों एंगल को यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एंड one angle is said to be the complement of another. एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दोस्तों इस पर बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपसे बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको यहां पर अगर ध्यान रखना है, मान लीजिए कि एक एंगल आपका θ डिग्री है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल θ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको इस रूप में दिखने के लिए मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये थीटा, ये माइनस थीटा 90 डिग्री, अरे भाई ये मैं नहीं लिखा हूं कि थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके पहले सेंटेंस पढ़ना है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल थीटा, मतलब थीटा एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि अगर 30 डिग्री का अगर आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछ दे तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पे हम 39 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 कर दूं तो ये बराबर हो रहा है क्या, ये नहीं मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री इक्वल टू ये वाला, तो आप यहां पर इसको
सही मानेंगे, ना कि ये आपका गलत होगा। ये आपको मैं कहना चाह रहा हूं। बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री जो कि 60 डिग्री के बराबर होगा। मतलब सिंपल है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब मैं बात करूंगा तो किसी भी दो पेयर ऑफ एंगल का जो सम होगा दोस्तों वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। यहां पर मैं ये भी लिख सकता था कि ए पेयर ऑफ एंगल whose sum is 90 degree then the pair of angle is called complementary angle। वो भी आपका सही है, ये भी आपका भाषा में अंतर है, लेकिन बात वही है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जब आप देखते हैं तो उसके पेयर ऑफ एंगल का जो सम होगा दोस्तों वो 90 डिग्री के बराबर होगा। एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 से सब्ट्रैक्ट करके थीटा को लाएंगे, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल सा बात है। इसको हिंदी में पूरक एंगल कहते हैं, और जब हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा हमारा समपूरक एंगल। जब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा हमारा समपूरक एंगल। यहां पे अगर हम बात अब करें सप्लीमेंट्री एंगल की, सप्लीमेंट्री एंगल की बात अगर मैं करूं, अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है। यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल की भी बात अगर करते हैं तो ए पेयर ऑफ एंगल, ए पेयर ऑफ एंगल whose sum is equal to 180 degree is called the supplementary angle, supplementary angle, and the one angle is called the supplement of another one, supplement of another one। मतलब कि एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट संपूरक एंगल होगा। ये बहुत ही स्पष्ट है कि अगर आप यहां पर मान लें, अगर आप यहां पर मान लें अगर आप यहां पर ये मान लें कि एक एंगल जो है लेट वन एंगल बी थीटा डिग्री, then its supplement is equal to 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि आपका थीटा एंगल जो है वो है 75 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल 75 का हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस 75, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 105 डिग्री जो होगा दोस्तों ये इस 75 का सप्लीमेंट होगा 105 और 105 का सप्लीमेंट होगा 75, ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। बहुत ही सिंपल बात था दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल के से रिलेटेड। ये सप्लीमेंट्री एंगल को हमने देखा। अभी जो मैंने बेसिक एंगल्स का जो मैंने डेफिनेशन बताया है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी मैंने आपको डिफाइन किए हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल पर जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो अब आपका क्लियर हो गया होगा। इसके आगे मैं फिर बोला हूं कि एंगल अभी समाप्त नहीं हुआ है, एंगल अभी आपको और भी देखना है, लेकिन वहां पर केवल एंगल नहीं देखना है बल्कि लाइंस के साथ एंगल देखना है। अब जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों वो लाइंस के बारे में बात करेंगे, और तीसरा हमारा टॉपिक होगा लाइंस एंड एंगल दोस्तों। तो अभी हमें हड़बड़ नहीं करना है, तो हड़बड़ में आपका काम सब हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए आपको केवल अभी ध्यान ये देना है कि एंगल अभी समाप्त नहीं हुआ है, एंगल अभी एक पर्टिकुलर सेक्शन को समाप्त किया है, फिर लाइंस अभी हम लोग देखेंगे और फिर लाइंस भी समाप्त नहीं होगा, लाइंस और एंगल्स फिर मिलकर के एक नए नए एंगल्स का फॉर्मेशन करेगा, फिर वहां पर भी हम लोग को देखना है दोस्तों। अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों
तो आगे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइंस के बारे में। लाइंस के बारे में हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है लाइंस को, लेकिन यहां पर हम लोग किस लाइन की बात करने जा रहे हैं? लाइन के टाइप की बात करने जा रहे हैं? नहीं, वो टाइप भी मैंने आपको दो तरह के लाइंस के बारे में बता रखा है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे, ये लाइन है आपका स्ट्रेट लाइन के टाइप्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। अब स्ट्रेट लाइन के टाइप्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर एक लाइन जो बनने जा रहा है आपका, सबसे पहले आपका बनने जा रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है दोस्तों। इंटरसेक्टिंग लाइंस की जब हम बात करने जाएंगे तो बहुत ही सिंपल बात है कि टू लाइंस आर said to be intersecting if lines intersect तब कहलाएगा if they have common point, if they have common point। मतलब स्पष्ट है दोस्तों कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग तभी हो सकता है जब उस दोनों लाइन के पास कोई एक कॉमन पॉइंट हो दोस्तों। अब मान लीजिए कि एक लाइन ये वाला है और दूसरा लाइन हमारा ये वाला है। आप देख रहे हैं ये लाइन L है, ये लाइन M है। अब इस L और M में एक आपको कॉमन पॉइंट मिल रहा है। ये इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ लाइन L भी है और इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ लाइन M भी है दोस्तों, लेकिन L और M के बीच में एक क्रॉस यहां पे कर रहा है पॉइंट। जो क्रॉस पॉइंट हमारा है, अगर हम इस पॉइंट का नाम A दे दें तो दोस्तों ये जो पॉइंट जहां पर एक दूसरे को मिल रहा है, ये एक कॉमन पॉइंट है दोस्तों। और ऐसा जो कोई भी लाइन होगा जिसके पास कॉमन पॉइंट मिल गया, वो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा कि L और M यहां पर L एंड M आर intersect at A, then A is called intersecting point, and L and M are इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा दोस्त। तो बहुत ही सिंपल सा बात था। आप अगर समझ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन तब कहलाता है जब उसके पास एक कॉमन पॉइंट हो और वो कॉमन पॉइंट यहां पर देखने के लिए मिला। उस कॉमन पॉइंट का भी नाम होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ये सब महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपको आगे आने वाले एक्सरसाइजेज में हम आपको इसी सारे पॉइंट्स से रिलेटेड, वहां पे जब हम लाइंस एंड एंगल्स की बात करेंगे दोस्तों, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वहां पर हमें मिलेगा और वहां पर हम लोग अलग से एंगल को बनाएंगे दोस्तों। वहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगा, वहां पर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, बहुत सारे एंगल्स वहां पर भी देखना है। फिर ट्रांसवर्स में अभी आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। वहां से आप आगे बढ़ेंगे तो ट्रायंगल देखेंगे दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, सर्कल देखेंगे। सब में आपको थ्योरम्स पढ़ने हैं, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो ये सब चीज उसका बेसिक नॉलेज है दोस्तों, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चीज है, छोटा छोटा, इसको ध्यान से देख लीजिए। हम रही बात आपके सिलेबस की, तो बहुत जल्द सिलेबस समाप्त हो जाएगा। आने वाले क्लासेस में मैं हो सकता है कि आपको कुछ थ्योरम्स वगैरह जो मुझे बताना हो, स्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस थ्योरम्स मैं आपको लेकर के बता दूंगा, जिससे कि कुछ समय का बचत होगा और आप समझ भी जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल बात है जिसको आप देख सकते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो अगला हमारा पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद पैरेलल लाइंस है दोस्तों। पैरेलल लाइंस। अब अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें दोस्तों, अभी मैं ना तो एंगल और ना ही आपको लाइंस दोनों को कंबाइन करके मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर परपेंडिकुलर लाइंस की बात मैं नहीं करने जा रहा हूं। मैं अभी आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस,
मैं आपको अभी आपको पैरेलल लाइंस, कंकरेंट लाइंस भी मैं बता देता हूं दोस्तों। ये सभी लाइंस आपको यहां पे किसी भी प्रकार का एंगल्स नहीं देखने के लिए मिलेगा, आप केवल यहां पर देखेंगे और पैरेलल लाइंस को। तो पैरेलल लाइंस क्या होगा दोस्तों? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। ये दो लाइन आपका पैरेलल तब कहलाएगा, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि दो लाइन आपका पैरेलल तभी हो सकता है जब उसके पास किसी भी प्रकार का कॉमन पॉइंट नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। ये लाइन है हमारा और एक ये लाइन है हमारा। अब ये दोनों लाइन अपने जीवन में किसी भी स्थान पर जाकर के एक दूसरे से मिलने वाला नहीं है, तो इस स्थिति में आप इस दोनों लाइन को पैरेलल लाइन कहेंगे दोस्तों, और ये डिनोट किया जाता है L इज पैरेलल टू M के रूप में। तो ये आपने देखा पैरेलल लाइन के बारे में। लाइंस और भी तरह के होते हैं, घबराना नहीं है, हम लोग के पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अभी बीपीएससी आपको जो आपका नोटिफिकेशन है वो देने नहीं जा रही है, क्योंकि आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि उसके वर्क प्रोसेस है दोस्तों, उसमें कुछ लेटेंसी आ गया है, कुछ डिले हो रहा है, आपको पहले फेज का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। तो आप तब तक धैर्य बनाए रखें, हम इस स्पीड को और भी तेज करेंगे। स्लाइड के माध्यम से हम आपको जल्द से जल्द सारे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। आपको 30 to 35 डेज के अंदर में सारे चैप्टर्स, नॉट ओनली द ज्योमेट्री, मैं आपको सारे चैप्टर्स क्लास 6 से 10 तक के सारे चैप्टर्स के कंटेंट मींस कॉन्सेप्ट ओनली मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं दोस्तों। ये तो बात रही आपके 6 to 10 की। यहां पर मैं केवल आपको 6 to 10 के लिए ही नहीं बताने जा रहा हूं इस चैनल से, मैं आपको जो बीपीएससी टीआरई फेज 2 में आपके जो आपकी अगर तैयारी चल रही होगी क्लास 12, 11, 12 के भी बैचेस के लिए, वहां पर भी मैं दोस्तों आप लोगों को उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा। थ्योरी भी मैं कोशिश करूंगा कुछ वहां पे कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, और अगर उससे नहीं होगा तो आप 11, 12 के बैच में बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहा हूं, वहां पर मैं छोटे छोटे थ्योरीज डालने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो वहां से भी कुछ थ्योरी को आप कलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा आज के लिए जो सेशन है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप शेयर करना भी ना भूलें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो जब वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक निश्चित रूप से करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें कि आपको समय दर समय सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें दोस्तों। आज के लिए हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, अब फिर हम लोग अगले क्लास के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम। आज के लिए धन्यवाद।